अथर्व ठाकुर, जिन्होंने AIR ऑल इंडिया रैंक 299 लाया है। साथ ही इन्होंने छत्तीसगढ़ में प्रथम स्थान यानी कि टॉप इमोशनल पार्ट कहूँ तो मैं तो बचपन से, जब बचपन में पढ़ाती थी तब से मेरे अंदर था, मतलब एक कॉन्फिडेंस तो था कि ये कहीं कुछ अच्छा ही करेगा। हिस्ट्री में 84 मार्क्स आए थे। हाँ। और ये फिजिक्स और मैथ्स में फिजिक्स में मेरे 71 थे और मैथ्स में 93 थे। इंजीनियर बनेगा, अच्छी बात है। अगर नहीं भी बनता तो किस तरीके से सपोर्ट रहता फैमिली का? अगर वो इंजीनियर नहीं बनता तो उसकी इच्छा थी वो जहाँ भी रहता अच्छा ही कर। कि एग्जाम जैसे टेस्ट देने गए कम मार्क्स आ रहा है कि टेस्ट में छोड़ देता हूँ, ऐसा नहीं है दिमाग में? टेस्ट में ऐसा मार्क्स तो बहुत फ्लक्चुएट होते थे, बहुत कम भी आए हैं, बहुत ज़्यादा भी आए हैं, पर टेस्ट देना छोड़ना नहीं है उसमें। ऐसा जरूरी नहीं है, 3 इडियट्स शायद आप सभी ने देखी होगी। ऐसा जरूरी नहीं कि मेरा बेटा डॉक्टर ही बने या इंजीनियर बने। देश की कठिन परीक्षाओं में से एक जेई, जिसमें लगभग लाखों की संख्या में छात्र जो हैं इस परीक्षा को देते हैं, अपने इंजीनियर बनने के सपने को पूरा करना चाहते हैं। जिसमें जो है कुछ छात्र जो हैं इंजीनियर बन पाते हैं तो कुछ छात्रों के हाथ में निराशा लगती है। अभी इस वक्त हम हैं भिलाई के रिसाली के इस्पात नगर, जहां हमारे साथ हैं अथर्व ठाकुर, जिन्होंने AIR ऑल इंडिया रैंक 299 लाया है। साथ ही इन्होंने छत्तीसगढ़ में प्रथम स्थान यानी कि टॉप किया है। भाई, सबसे पहले कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, जिसके लिए इतनी मेहनत की थी वो रिजल्ट आया तो फिर अच्छा लगा। उम्मीद था AIR 299 आ जाएगा, छत्तीसगढ़ में आप टॉप करोगे? ऐसा पेपर के पहले तो नहीं लगा था, बट पेपर के बाद फिर मार्क्स वगैरह जब पता चले तो फिर आइडिया लग जाता है। कितने मार्क्स का था एग्जाम? मार्क्स 360 मार्क्स का टोटल था, उसमें मेरे 248 मार्क्स आए हैं। 248। फैमिली की तरफ से क्या सपोर्ट रहा था? फैमिली ने नॉन एकेडमिक सारी चीज़ों में पूरा सपोर्ट किया। मुझे सुबह जल्दी उठाना हो या अच्छी डाइट देना हो या डीमोटिवेशन हो तो मोटिवेट करना हो, इस सब में फैमिली ने सपोर्ट किया। जितने टॉपर्स होते हैं वो अक्सर कहते हैं कि हम 15 घंटे 16 घंटे पढ़ते थे, आप कितना घंटे पढ़ते थे? मैं स्कूल कोचिंग वगैरह सब मिला के 13-14 घंटे पढ़ने की कोशिश करता था। आप मॉर्निंग में जैसे उठ जाते थे, डेली का शेड्यूल क्या रहता था आपका? सुबह मैं उठ के पढ़ाई करता था, जितना भी मुझे 2-3 घंटे मिलते थे वहाँ पे क्लासेस होती थी। उसके बाद फिर जो टाइम बचा उसमें भी सेल्फ स्टडी करते थे। अभी जो समय चल रहा है सोशल मीडिया का, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर अपना समय बिताते थे। आप कितना समय बिताते हैं? मैं इसमें ज़्यादा समय सोशल मीडिया पे नहीं देता था। जो भी फ्री टाइम रहता था उसमें मैं या तो चेस खेलता था या तो फिर गाने सुनता था, बस। जो आने वाले स्टूडेंट हैं जो जेई की तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? संदेश ये है कि ज़्यादा समय इन सब चीज़ों में वेस्ट ना करें, पूरी मेहनत करें, उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो तो अपने है। इंजीनियर बनने का सपना लेके कौन सा फील्ड आप चूज़ करना चाहते हो और कौन सा कॉलेज चाहते हो कि ये कॉलेज में जाऊँ, वहाँ से मैं इंजीनियर बन के निकलूँ? मैं अभी IIT बॉम्बे में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करना चाह रहा हूँ। अथर्व, पढ़ाई के अलावा और क्या क्या करते थे आप? मैं चेस खेलता था, चेस में मैंने डिस्ट्रिक्ट खेला है। उसके अलावा मैं सिंथेसाइज़र या फिर पियानो वो बजाता था, उसमें मैंने कई कॉम्पिटिशन्स में अच्छा किया। किस स्कूल से पढ़ाई करी आपने? 11-12 अभी मैंने मैत्री विद्या निकेतन रिसाली से किया। टीचर का सपोर्ट कैसा था? टीचर ने पूरा सपोर्ट किया, एकेडमिक भी हो या फिर ऐसा मोरल सपोर्ट भी टीचर्स ने पूरा अच्छे से किया। अच्छा, और फैमिली का एटमॉस्फेयर कैसा था? फैमिली में बहुत पॉजिटिव एटमॉस्फेयर था। जब भी ऐसा मुझे लगता था कि मोटिवेशन या मार्क्स कम आ रहे हैं तो उसमें पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया। मेनली आप 3 सब्जेक्ट पढ़ते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। अक्सर देखा जाता है कि मैथ्स वाले जो छात्र हैं उनको ये लगता है कि केमिस्ट्री उनको पसंद नहीं रहता। आपके कितने मार्क्स आए थे केमिस्ट्री में? मेरे केमिस्ट्री में 84 मार्क्स आए थे। 84। हाँ। और ये फिजिक्स और मैथ्स में? फिजिक्स में मेरे 71 थे और मैथ्स में 93 थे। अथर्व, फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था आपका? मुझे मैथ्स सबसे ज़्यादा पसंद था। मैथ्स नहीं था? हाँ, और सबसे ज़्यादा उसी में आए? सबसे ज़्यादा मार्क्स उसी में आए। उसी में आए। केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री भी, मतलब केमिस्ट्री पढ़ना ज़रूरी है, बहुत स्कोरिंग मार्क्स होता है। अब वो पेपर की डिफिकल्टी पे डिपेंड करता है। इस साल मैथ्स सबसे आसान था तो मेरा मार्क्स मैथ्स में। केमिस्ट्री टफ कौन सा पोर्शन लगता है केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में याद करने के पोर्शन ज़्यादा रहते हैं, वो मुझे उतना टफ लगता है। मतलब एग्ज़ाम आप दिए, किस में ज़्यादा टाइम टेकन लगा कि इसमें ज़्यादा समय लग रहा है? फिजिक्स में समय ज़्यादा लग रहा था, इसलिए मैंने उसको ज़्यादा टाइम दिया भी नहीं, उसमें इसलिए मार्क्स उसमें कम ये है। आपका एग्ज़ाम जो था, कितने घंटे का एग्ज़ाम रहता है? 3 घंटे के 2 पेपर्स होते हैं और उनके बीच में 2.5 घंटे का ब्रेक रहता है। मतलब टाइम सफिशिएंट था वो? टाइम सफिशिएंट तो नहीं रहता है इस एग्ज़ाम में, वही टाइम मैनेजमेंट का ही मेन वो रोल है। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व किए होंगे तब? हाँ, अटेम्प्ट मैंने सारे क्वेश्चंस किए थे। सारे क्वेश्चन किए। अच्छा, मतलब आपको एक उम्मीद था कि AIR 1, AIR और इससे मतलब बेहतर आ सकता है 299 से? अब पेपर के समय तो ऐसा नहीं लगता है। पेपर के समय तो जो क्वेश्चंस बन रहे हैं उसको बनाया, उसके बाद जब मार्क्स वगैरह आए तो फिर एक अंदाज़ हो जाता है कि कितना आ सकते हैं वैसे। ये था कि छत्तीसगढ़ में मैं टॉप कर दूंगा?
नहीं, ये पेपर के समय नहीं था, पेपर के पहले भी नहीं था, पेपर के बाद जब सबसे पूछे मार्क्स वगैरह तब लगा था। अथर्व, जो आने वाले समय में जेई या फिर जेई एडवांस की जो परीक्षा देंगे छात्र, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे कि किस तरीके से वे पढ़ाई करें और एक सफल इंजीनियर बने अपने जीवन में? सबसे इम्पोर्टेंट में है कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क। डेली आपको पढ़ना ही है, कितने भले आप डेली 5 घंटे पढ़ें, पर डेली पढ़ना है। डेली का काम डेली ख़त्म करना है। जो काम ऐसे आपने पोस्टपोन किया कि कल कर लेंगे, वो फिर कभी होता नहीं है। एग्ज़ाम के एंड के टाइम पे पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, उसको डेली पढ़ना है। और किसी एक सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस ऐसा नहीं करना है। तीनों के मार्क्स पेपर में इक्वली रहेंगे, तो तीनों पे अच्छे से फोकस करना है। छात्र जो है एग्ज़ाम देने जाते हैं, एग्ज़ाम देने से पहले पैनिक हो जाते हैं कि मेरा एग्ज़ाम खराब हो जाएगा क्या? इस तरह का डर आपके अंदर था एग्ज़ाम देने गए थे तो? एग्ज़ाम के पहले सफिशिएंट नंबर ऑफ अगर आप मॉक टेस्ट दे देंगे, तो फिर वो डर धीरे धीरे कम हो जाता है। अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं दिया है, तो फिर आपको एग्ज़ाम में ऐसा लगेगा कि एग्ज़ाम ख़राब हो सकता है या आपने सारे टेस्ट दिए थे? हाँ, मैंने अपने कोचिंग के सारे टेस्ट दिए थे। कभी स्टार्टिंग में तो लगा होगा ना कि एग्ज़ाम जैसे टेस्ट देने गए कम मार्क्स आ रहा है कि टेस्ट मैं छोड़ देता हूँ, ऐसा नहीं आया दिमाग में? टेस्ट में ऐसा मार्क्स तो बहुत फ्लक्चुएट होते थे, बहुत कम भी आए हैं, बहुत ज़्यादा भी आए हैं, बट टेस्ट देना छोड़ना नहीं है। उसमें टीचर से डिस्कस करता था कि क्या कर सकते हैं मार्क्स इंप्रूव करने के लिए। क्योंकि अक्सर देखा जाता है जो छात्र जो होते हैं पढ़ाई करते हैं, मॉक टेस्ट तो देते हैं, कम मार्क्स आ जाते हैं, फिर क्या है, छोड़ देते हैं, डर के कारण छोड़ देते हैं। तो क्या कहना चाहोगे इस पर? मॉक टेस्ट का पर्पस ही वही होता है कि जितना बुरा पेपर हो सके वैसा पेपर बनाया जाता है कि आपको डिमोटिवेट करें, पर उससे उसको पॉजिटिवली लेना है कि उसमें क्या सीखने को मिला वो देखना है। क्योंकि यही देखा जाता है ना कि मॉक टेस्ट जितना ज़्यादा हम लगाएंगे उससे मतलब सिमिलर टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। क्वेश्चन मतलब एडवांस में तो आपको ऐसे सिमिलर क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, बट उनके कंसेप्ट्स वही रहते हैं, हाँ, घूम फिर के कंसेप्ट्स वही आएंगे। तो चलिए, हमने अथर्व से बात कर लिया है, अब इनकी माता जी भी है, उनसे भी बात करते हैं कि किस तरह का सपोर्ट रहा अथर्व के पढ़ाई में। मैम, बेटे ने टॉप किया है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात तो ये है कि आज मैं अथर्व ठाकुर के नाम से पहचानी जा रही हूँ। इनके फादर भी बहुत खुश हैं क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है जहाँ जा रहे हैं, हाँ ये अथर्व के पापा हैं, और मैं जहाँ जा रही हूँ अथर्व की मम्मी है। तो एक माँ के लिए इससे बढ़ के खुशी तो कुछ हो ही नहीं सकती कि वो अपने बच्चों के नाम से पहचानी अभी जाए। तो सारे फैमिली वालों के कॉल आने चालू हो गए होंगे आपको। बिल्कुल, अभी इनके दादाजी भी यहाँ पे हैं। मैं एक ये बात आप लोग को बताना चाहूँगी फैमिली के बारे में कि इनके बाबा जी करीब 57 में जो एजुकेशन की मशाल लेके वो छत्तीसगढ़ आए, तो अथर्व ठाकुर थर्ड जनरेशन में सिर्फ उस मशाल की एक चिंगारी हैं। क्योंकि इनकी 3 बुआ, वो लोग भी ऑलरेडी बहुत अच्छे पद पे हैं। एजुकेशन की हमारी फैमिली में मतलब शुरू से हमारे इन लॉज एजुकेशन को मतलब प्रायोरिटी बेस पे उन्होंने एजुकेशन को ही रखा है। तो अथर्व ठाकुर, शायद मैं कहूँगी तो बहुत अतिशयोक्ति नहीं है कि अपने दादाजी वीके ठाकुर ने जो मशाल जलाई थी उसकी सिर्फ एक चिंगारी है, जो आज भिलाई रायपुर से शायद ईश्वर ने चाहा तो मुंबई तक जाएगी वो चिंगारी की रोशनी। इनकी 3 बुआ हैं। बड़ी बुआ आज दुर्ग में डाइट में सहायक प्राध्यापक पे वो पदस्थ हैं, और सेकंड नंबर की बुआ हैं वो जगदलपुर में अध्यापिका हैं, साइंस की टीचर हैं वो। और थर्ड नंबर सबसे छोटी बुआ जो हैं वो रायपुर साइंस कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, पीएससी से सेलेक्ट हुई हैं। तो मेरी फैमिली में मतलब सिर्फ बेटों को ही नहीं, बेटियों को भी उन्होंने, इवन अपनी बहू को भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया। शुरू से एक पॉजिटिव माहौल रहा, हमारे मदर इन लॉ का भी, फादर इन लॉ का भी। शायद उन्हीं का आशीर्वाद है कि आज आप लोग को इंटरव्यू दे रही हूँ, और मुझे इतनी खुशी मिल रही है कि स्पीचलेस हो जाती हूँ बार बार। मैम, आप बहुत खुश लग रहे हो। उम्मीद था कि टॉप कर देगा छत्तीसगढ़ में? देखिए, अगर इमोशनल पार्ट कहूँ तो मैं तो बचपन से, जब बचपन में पढ़ाती थी तब से मेरे अंदर था, मतलब एक कॉन्फिडेंस तो था कि ये कहीं कुछ अच्छा ही करेगा। क्योंकि शुरू से इसका जो डिसिप्लिन लाइफ, डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन था, उसका रिज़ल्ट तो मिलता है। कर्मण्येवाधिकार रस्ते, जो उसके तर्ज पे चलने वाला सिर्फ और सिर्फ मेहनत ही है जो हम कर सकते हैं। हमारे हाथ में सिर्फ कर्म करना होता है, फल तो हमारे नहीं होता। और मैं नहीं कहती हूँ कि सिर्फ आईआईटी मेडिकल ही बहुत अच्छा फील्ड है या कोई भी फील्ड कम नहीं है। अगर आपके अंदर जज्बा है तो आप हर जगह मेहनत करके बहुत अच्छा कर सकते हो, बहुत अच्छा कर सकते हो। बस उसमें एक चीज़ कॉमन है कि हमारी हिम्मत होनी चाहिए और हमारी मेहनत हमेशा कर्म करते रहें, जहाँ भी रहें कर्म अच्छा करना है हमें। अथर्व की पढ़ाई में उनकी मम्मी और पापा का क्या सपोर्ट रहा है मैम? अब उनके पापा शुरू बचपन से ही विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, ये
सिखाते रहे और मैं कर्मण्यवादी का रास्ते पे कि कर्म करना अपने हाथ में है और ज़रूरी नहीं कि आप जीतो ही, जीतने को तो संभालने के लिए बहुत लोग मिलेंगे, क्योंकि सफलता के बहुत सारे माँ बाप होते हैं और असफलता हमेशा अनाथ होती है। ये बातें तो शायद सबको पता है। तो आप जीत को तो सेलिब्रेट करो, लेकिन कहीं अगर हम हार गए, अभी अथर्व का बहुत लाइफ बची हुई, अगर कहीं हारते हैं तो उसको और अच्छे से सेलिब्रेट करके हमको अपनी कमियों को पहचानना है और हम कितना आगे बढ़ सकें। अपनी कमियों को पहचानना ज़्यादा ज़रूरी है। पॉजिटिव पॉइंट्स तो आप आ गए, लेकिन हम कहाँ फेल्योर हैं और कहाँ कम हैं वो हमें खुद को पहचानना है। और ये एक पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चे की कमियों को पहचानें, साथ में उसकी खूबी को पहचान के उसको कितना अपग्रेड कर सकते हैं। मैम जैसे बहुत से पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बेटा जो है इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। आप क्या इसको मतलब इंजीनियर बनेगा अच्छी बात है, अगर नहीं भी बनता तो किस तरीके से सपोर्ट रहता है फैमिली का? अगर वो इंजीनियर नहीं बनता तो उसकी इच्छा थी, वो जहाँ भी रहता अच्छा ही करता। और सबसे बड़ी बात ये कि देखिए, इंजीनियर, डॉक्टर या लेक्चरर, प्रोफेसर, टीचर वो तो प्रोफेशनल पार्ट है, लेकिन एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनेगा तो वो कहीं ना कहीं अच्छा ही करेगा। सबसे ज़रूरी बात है आज की जनरेशन के लिए कि वो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बने, और उसके लिए पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। वो कोई टीचर, कोई दुनिया के कोई स्कूल, कोई बड़े कोचिंग नहीं सिखाएंगे। ह्यूमन बीइंग बनने के लिए तो उसको अपनी फैमिली का ही सपोर्ट चाहिए, अपने ग्रैंड पेरेंट्स का, पेरेंट्स का, क्योंकि वो जो बच्चा देख के बड़ा होता है वो पूरा लाइफ लॉन्ग उसकी लाइफ में वो लेके आगे बढ़ता है। तो ये कि अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना बहुत ज़रूरी है। मैम जैसे बहुत से पेरेंट्स ये चाहते हैं कि मेरा बेटा जो है डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, उनको क्या संदेश देना चाहोगे आप? ऐसा ज़रूरी नहीं है। 3 इडियट्स शायद आप सभी ने देखी होगी। ऐसा ज़रूरी नहीं कि मेरा बेटा डॉक्टर ही बने या इंजीनियर बने। मैं खुद मेडिकल ऑफिसर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। मैंने बहुत सारे फेल्योर भी देखे थे अपनी लाइफ में और जीता भी है कई बार। तो इतनी बड़ी ज़िंदगी में लोग हारते भी हैं और जीतते भी हैं। तो कोई ऐसा वो नहीं होना चाहिए कि हमारा बेटा डॉक्टर ही बने या इंजीनियर। वो जहाँ भी रहे, जो भी बने, अच्छा बने। सक्सेस का कोई एक फिक्स वो नहीं कि हमें इसी लाइन में जाना है। आप जो भी बनो अच्छा करो, कर्म करते रहो, बस जहाँ हम कर्म करें। कर्म धर्म कर्म जो है वो सबसे प्रधान चीज़ है। कर्मण्येवाधिकारस्ते बार बार बोलूँगी कि कर्म करना हमारे हाथ में, फल तो ऊपर वाला देगा, आज नहीं कल देगा, देगा। मैम अथर्व के लिए क्या विश करना चाहते हैं आप? मैं अथर्व के लिए ये चाहती हूँ कि उसको उसके मन के मुताबिक अच्छा कॉलेज और अच्छी ब्रांच मिल जाए और वे एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बन के एक अच्छी पर्सनालिटी के लिए, न सिर्फ अपनी फैमिली के लिए बल्कि पूरी सोसाइटी और देश के लिए कुछ अच्छा करे। और जो भी मिले, ऐसा नहीं है कि हमेशा इंसान जीतता ही है, कई बार हम हारते भी हैं, तो उससे भी हमको प्रेरणा लेनी चाहिए। अब मुझे वाजपेयी जी की कही हुई दो कुछ चंद लाइनों को मैं बोलना चाहूँगी। हार में ना जीत में, किंचित नहीं भयभीत मैं, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। इसी तर्ज पे अपनी लाइफ को जीना है और बहुत ही अच्छा एंजॉय भी करना है। और हम जो भी अच्छा सोसाइटी के लिए, देश के लिए कर सकते हैं, हमें करना है। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि फिर से वही बात आ जाती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। कर्म करना हमारे हाथ में है, फल तो ऊपर वाला देगा, आज नहीं देगा कल देगा। तो हमने बात किया है अथर्व और उनकी माता जी से, जिन्होंने अथर्व ने जो है छत्तीसगढ़ में पहला स्थान प्राप्त किया है, AIR-1-299 लाया है। सबसे पहले हम इन लोग को बधाई भी देते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है जेई एडवांस में छत्तीसगढ़ में पहला स्थान प्राप्त करना। हमारे भिलाई शहर का यह बंदा निकला है और आगे जो है इंजीनियर बनने जा रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं अथर्व एक अच्छे इंजीनियर बने और इनके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा और हमारे KP न्यूज़ के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।